अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ की एक कंप्लीट चेकलिस्ट जो कि तकरीबन आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट्स के ऊपर है, जो हमने चेक करनी है जब भी हमने अपना वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है, जब भी हमने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपका कीवर्ड। आपने कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर किस तरह से प्लेस करना है, आपने अपने कीवर्ड के लिहाज से अपनी वेबसाइट, अपने पेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। थ्रू आउट द वीडियो हम इसी चीज़ पे फोकस रहेंगे कि हमने किस तरह से गूगल को सिग्नल देना है कि इस कीवर्ड से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर पड़ी हुई है। ऑन पेज एसईओ को तकरीबन 11 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहले आती है परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, कीवर्ड्स, कंटेंट, इमेजेस, वीडियो, लिंक्स, यूज़र एक्सपीरियंस, लोकल, YMYL एंड EAT और गोल कंप्लीशंस। तो ये तकरीबन कैटेगरीज़ हैं ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट की, जो मेन कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब हर कैटेगरी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारा कंटेंट, क्या हमारी वेबसाइट उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हमने अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। मॉनिटर किस तरह से करते हैं? दो टूल्स होते हैं गूगल के, एक होता है गूगल का एनालिटिक्स, एक होता है गूगल का वेब मास्टर। वेब मास्टर से हमें ये पता चल जाता है कि गूगल हमारी वेबसाइट के अंदर क्या इश्यूज़ निकाल रहा है, हमारे कितने पेजेस जो है वो उसके अंदर इंडेक्स हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग सेटअप। गूगल एनालिटिक्स आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स हैं, आपकी वेबसाइट के कौन से पेज पे कौन से विजिटर गए हैं, किस एरिया से गए हैं, यानी आपकी ट्रैफिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गूगल एनालिटिक्स देता है। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है वो करना है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको गूगल एनालिटिक्स सेट करना सिखाऊंगा। उसके बाद ट्रैकिंग योर प्राइमरी कीवर्ड फ्रेज। इसमें हमने देखना होता है कि अपने जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे कौन से कीवर्ड्स रैंक पे कर रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही होगी फिर हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे। अब बात करते हैं क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के ऊपर। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के ऊपर बात करें तो हमारा पेज जो सा है वो कम्प्लीटली क्रॉलेबल होना चाहिए। पेज क्रॉलेबल किस तरह होता है कि गूगल के जब बॉट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और वो उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि robot.txt के अंदर एक कोड लगा होता है, वो गूगल को डिसअलाउ कर देता है कि आप इसको क्रॉल नहीं कर सकते। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारा जो पेज है वो क्रॉलेबल हो, उसके अंदर कोई डिसअलाउ ना हुआ हो गूगल के बोर्ड को। और दूसरी बात ये कि इसका पेज जो सा है वो इंडेक्सेबल हो। इंडेक्सेबल हम किस तरह से चेक करेंगे? हम कोई भी पेज अपना गूगल वेब मास्टर के ऊपर इंटर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो इंडेक्सेबल है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स के आपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि कीवर्ड्स आर द बेस ऑफ एसईओ। अगर आपकी कीवर्ड्स की सिलेक्शन, कीवर्ड्स की इंसर्शन, कीवर्ड्स की आप समझ लें ऑप्टिमाइजेशन ये ठीक नहीं होगी तो आपकी एसईओ वेस्ट हो सकती है। आपकी जितनी भी एफर्ट्स होती हैं वो वेस्ट हो सकती हैं अगर आपने कीवर्ड गलत सेलेक्ट कर लिया तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम जो टारगेट कर रहे हैं कीवर्ड्स को वो हमने राइट वे में करना है। ऐसा कीवर्ड टारगेट नहीं कर लेना जिसकी सर्चेस बहुत कम है, या फिर ऐसा भी नहीं कर लेना जिसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है। हमने एक एवरेज कीवर्ड को सिलेक्ट करना है जिससे हमें बेनिफिट हो। हमने जो चीज़ें उसके अंदर देखनी है उसमें से हमने एक है ट्रैफिक पोटेंशियल देखना है, उसका बिज़नेस पोटेंशियल देखना है, उसका सर्च वॉल्यूम देखना है, उसकी सर्च डिफ़िकल्टी देखनी है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो पहले भी जो सा दिया, आप उसको देख सकते हैं। आपने ये देखना है कि हैव यू ऑलरेडी टारगेटेड दिस कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं इस पेज के स्पेसिफिक पेज जिसकी आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, क्या ये वाला कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड आपने पहले तो किसी पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये एक नेगेटिव अप्रोच है। उसके बाद बात करते हैं पेज शुड सेटिस्फाई सर्च इंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो सर्चर इंटेंशन लेके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसकी इंटेंशन पूरी होनी चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन चाह रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, उसका जो सर्च इंटेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड शुड बी इन द टाइटल। अब कीवर्ड की आपने अपने कंटेंट के अंदर प्लेसमेंट करनी है। अब प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे जो सा है कंटेंट के अंदर आपने अपना कीवर्ड इंसर्ट करना है। जैसे कि सबसे पहली बात होती है जो आपका टाइटल होता है,
जो टाइटल उसके अंदर आपने अपना कीवर्ड डालना है। उसके बाद आपने अपने टाइटल के अंदर मॉडिफायर्स डालने हैं, जैसे कि आपका एक टाइटल है एसईओ सर्विसेज, या फिर आप कह लें कि एसईओ एजेंसी। ये जो मॉडिफायर होते हैं इनमें जैसे कि आ जाता है बेस्ट एसईओ एजेंसी, तो बेस्ट जो सा होगा वो मॉडिफायर होगा, या फिर टॉप एसईओ सर्विसेज, इसमें टॉप जो सा होगा वो मॉडिफायर होगा। फिर पेज टाइटल शुड बी रैप्ड इन एन H1 टैग। जो आपका पेज का टाइटल होगा उसको आपने H1 टैग के अंदर इंसर्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले हायरार्की की बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सा है वो H1 टैग होता है, उसके बाद H2, फिर H3, इस तरह करके एक हायरार्की होती है। तो गूगल स्टेप बाय स्टेप टॉप टू बॉटम आता है। प्राइमरी कीवर्ड शुड बी इन द मेटा डिस्क्रिप्शन। आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन जो आप लिखते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो गूगल के ऊपर शो हो रही होती है उसकी आप एक डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं। अब उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने कीवर्ड को बिल्कुल नेचुरली इंसर्ट करना है। अब 8 नंबर पे आता है मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी क्लिक वर्दी। आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि यूज़र उस पर क्लिक किए बगैर रह ना सके, यानी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर ही आए। अब आता है प्राइमरी कीवर्ड शुड बी इन द यूआरएल। जो वेबसाइट का आपका यूआरएल होता है आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर भी आपका प्राइमरी कीवर्ड आए। यूआरएल स्ट्रक्चर शुड बी लीन। इसका मतलब ये है कि आपका जो यूआरएल है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि abc.com/category/सब-category/पेज टाइटल। तो इसका मतलब ये है कि आपके यूआरएल, जो वेबसाइट का यूआरएल है उसके बाद 2 कैटेगरीज के बाद जाके आपका यूआरएल आ रहा है, मेन जो सा आपका पेज आ रहा है। ये जो लॉन्ग यूआरएल्स होते हैं ये प्रेफर नहीं किए जाते। कोशिश यही की जाती है कि जो सा शॉर्ट यूआरएल है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो यूआरएल है वो शॉर्ट हो। फिर उसके बाद आ जाता है प्राइमरी कीवर्ड शुड बी इन द फर्स्ट सेंटेंस। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसके अंदर आपने कोशिश करनी है प्राइमरी कीवर्ड आप इंसर्ट करें ताकि गूगल को सिग्नल मिले। ये सारा जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये गूगल को सिग्नल देने के लिए है कि हमारा पेज इस कीवर्ड से आपने रैंक करना है। उसके बाद आता है इज़ योर कीवर्ड डेंसिटी टू एग्रेसिव रिलेटिव टू योर कंपेटिटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कीवर्ड की डेंसिटी होती है, कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली होती है कि आपने अपने कंटेंट में कितने टाइम्स कीवर्ड को इंसर्ट किया है, तो उसको हम कहते हैं, एक परसेंटेज होती है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। जैसे कि आपने 1500 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर आप 15 टाइम्स अपना प्राइमरी कीवर्ड इंसर्ट करते हैं तो 15 जो सा होगा वो उसका 1% होगा, और वो 1% उसकी कीवर्ड डेंसिटी होगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने कंपेटिटर से ज़्यादा अपनी कीवर्ड डेंसिटी ना रखें, क्योंकि ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड अपना इंसर्ट किया हुआ है, कंटेंट आपका कम है, आपने कीवर्ड ज़्यादा लगाए हुए हैं, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर होगा, ये फिर ब्लैक हेड की तरफ जाएगा। फिर ऐड वेरिएशंस ऑफ योर कीवर्ड इन द कंटेंट। आपने जो अपना प्राइमरी कीवर्ड होगा उसकी वेरिएशंस इंसर्ट करनी है अपने कंटेंट में। जैसे कि फ़र्ज़ करें कीवर्ड हमने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ एसईओ, तो इसका जो सेकेंडरी कीवर्ड होगा जो इसकी वेरिएशन होगी वो होगी व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर इससे आपकी ट्रैफिक पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा। फ़र्ज़ करें आप एक कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होना चाहते हैं, लेकिन गूगल जो है दूसरे कीवर्ड भी देखेगा तो दूसरे कीवर्ड से भी आपको रैंक करेगा। ऐड सिनोनिम्स LSI कीवर्ड्स ऑफ योर प्राइमरी कीवर्ड इन द कंटेंट। अगेन उसके जो आपके कीवर्ड के प्राइमरी कीवर्ड के जो सिनोनिम्स होंगे वो आपने यूज़ करने हैं अपने कंटेंट के अंदर। अब बात करते हैं एक और कैटेगरी के बारे में जो है कंटेंट। अब पहले नंबर पे बात करते हैं पेज शुड बी डिफरेंट एंड बेटर देन योर कंपेटिटर। आपका जो कम्प्लीटली कंटेंट होगा, आपका जो पेज होगा, आपने कोशिश करनी है कि आप पहले कंपेटिटर एनालिसिस करें कि उसने अपना कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है। फिर आपने कोशिश करनी है कि आप अपना कंटेंट उससे बेहतर बनाएं, अपना पेज कंप्लीट उससे बेहतर बनाएं। फिर कंटेंट शुड बी फ्री ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। ये तो सिंपल सा है कि आपके कंटेंट में कोई भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये गूगल को भी प्लीज़ नहीं करेगा और ये आपके ट्रस्ट फैक्टर को कौन सा इफेक्ट करेगा। फिर कंटेंट शुड बी लॉन्गर देन योर कंपेटिटर। कंटेंट आपका जितना ज़्यादा होगा आपकी कीवर्ड डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो एवरेज कीवर्ड डेंसिटी होती है वो होती है 1 से लेके 1.5 तक, यानी 1500 वर्ड्स का एक कंटेंट है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसे 15 टाइम्स उसमें अपना कीवर्ड इंसर्ट करें। इसी तरह जब 2000 वर्ड्स का कंटेंट चला जाएगा तो आप 20 टाइम अपना कीवर्ड इंसर्ट कर सकेंगे। तो इस तरह आपको एक जो सा बेनिफिट होगा कि आपकी कंटेंट में ज़्यादा टाइम वो कीवर्ड यूज़ हुआ है
और कीवर्ड डेंसिटी भी हमने एक्सीड नहीं की। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर आप अपने कंपेटिटर से ज़्यादा लेंथी कंटेंट लिखते हैं। लेकिन ये भी ना हो कि कम्प्लीटली जो है वो इररेलेवेंट बातें लिखी हों, टोटली ऑथेंटिक बातें आपने लिखनी है अपने कंटेंट के अंदर। फिर आता है कंटेंट शुड बी रिटन वेल, यानी कि ऑथेंटिक होना चाहिए, इसका जो सा है कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक अच्छे वे में रिटर्न होना चाहिए आपका कंटेंट। कंटेंट शुड बी स्कैनेबल, यानी आपका पेज इजीली स्कैनेबल हो, आपके हर एक पॉइंट इजीली प्रोमिनेंट हो, उसके ऊपर हेडिंग्स प्रॉपर दी गई हों, आपका एक कंप्लीट जो सा है वो कंटेंट टेबल बना हो, इस तरह आपका पेज स्कैनेबल होगा। फिर आपका कंटेंट इंगेजिंग होना चाहिए, किसी को कोई भी आपका कंटेंट पढ़े तो बोर नहीं होना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि 2000 वर्ड्स का आप कंटेंट लिख देते हैं तो क्या होता है कि पहले 300 वर्ड्स या 200 वर्ड्स पढ़ के ही जो रीडर होता है वो बोर हो जाता है और वो फिर आपकी वेबसाइट से स्विच कर जाता है। आपने क्या करना है, आपने यूज़र को इंगेज रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सा इंगेजमेंट का एक तरीका है जो बहुत कॉमन है कि आप यू और योर्स का वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी आप डायरेक्ट उसको एड्रेस करें अपने रीडर को कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो इस तरह करके आपने इंगेजमेंट रखनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर उसके आंसर्स देने हैं। इंगेजमेंट के ये तरीके होते हैं। फिर कंटेंट में आगे आ जाता है कंटेंट शुड हैव शॉर्ट पैराग्राफ्स। शॉर्ट पैराग्राफ्स मैं आपको सजेशन दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके पैराग्राफ्स ज़्यादा लेंथी लिखे होते हैं, जैसे कि 5 लाइन्स का या फिर 10 लाइन्स का कंटेंट जो सा होता है, वो फिर यूज़र पढ़ने से ग्रेज करता है, वो कहता है यार इतना लंबा मैं कंटेंट कैसे पढ़ूंगा। लेकिन जब आपके वो शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं तो फिर यूज़र कहता है छोटा सा कंटेंट है, मैं पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, वो फिर आपका कंटेंट ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा रीड करता है, ज़्यादा इजी होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि 3 लाइन से ज़्यादा आपने अपना पैराग्राफ नहीं बनाना। हेडिंग शुड बी स्ट्रक्चर्ड लॉजिकली, नहीं यानी आपकी हेडिंग्स जो सी हैं वो लॉजिकल हों, जैसे कि H1 के बाद H2 आ रहा हो, फिर H2 के बाद H3 आ रहा हो। ये ना हो कि H3 पहले आ रहा है और जो मेन टॉपिक है वो आपने H3 में रख दिया है, उसके बाद जो उसकी सब कैटेगरी है वो आप H2 में रखने हैं। तो टोटली आपने कोशिश करनी है कि आपका जो हेडिंग का स्ट्रक्चर है वो लॉजिकली ऑथेंटिक होना चाहिए। कंटेंट शुड बी यूजिंग डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, आपकी हेडिंग्स जो उनकी हैं वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, उनके अंदर कंप्लीट आप समझ लें कि आपका जो आगे का कंटेंट है उसकी समरी मौजूद होनी चाहिए। फिर उसके अलावा आपने अपनी जो कीवर्ड की वेरिएशन हैं वो भी अपने हेडिंग्स के अंदर इस्तेमाल करनी है। फिर कंटेंट शुड हैव बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर लिस्ट, यानी बुलेट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट से ये होता है कि आप यूज़र को पता चलता है कि आपने एक स्ट्रक्चर्ड एक प्लान करके कंटेंट लिखा हुआ है और एक सीक्वेंस में कंटेंट आ रहा है। और बुलेट्स में आप ये मोस्टली ये होते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं पूरे पैराग्राफ के, वो आप बुलेट्स में बता देते हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल जाता है। फिर कंटेंट आपका फ्रेश होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने एक आर्टिकल लिखा है 2010 के अंदर, ठीक है, और वो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई हैं 2020 तक आते हुए, या फिर 1 साल का मैं तो ज़्यादा आपको डिस्टेंस बता दिया। अगर आपका कंटेंट 2020 का भी लिखा गया है तो आप 2021 की रिसर्च के लिहाज से उसको अपडेट करें। अगर कोई उस इंफॉर्मेशन के अंदर अपडेट आई है तो आपको चाहिए कि आप ईयरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे, या फिर 6 मंथ्स के बाद वो देखें कि अगर कोई चीज़ न्यू मार्केट में आई है उससे रिलेटेड, तो आप उसको अपडेट कर दें। फिर आ जाती हैं इमेजेस। इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इमेजेस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप अपने कंटेंट के थ्रू कोई चीज़ समझा नहीं पा रहे होते। कुछ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने कंटेंट के थ्रू नहीं समझा सकते, फिर इमेजेस यूज़ होती हैं। एग्जांपल्स आप इमेजेस के थ्रू जब आप देते हैं तो यूज़र को बड़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं। तो इमेजेस आपने किस तरह से यूज़ करनी है, सबसे पहले आपने चेक करना है डज योर पेज हैव एज मैनी और मोर इमेजेस दैन योर कंपेटिटर्स। आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कितनी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि इमेजेस आपने उनसे ज़्यादा यूज़ करनी है। फिर आर योर इमेजेस यूनिक टू योर वेबसाइट्स, आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली यूनिक है, आपने किसी की डुप्लीकेट इमेज तो नहीं उठा ली, तो आपने कोशिश करनी है कि इमेजेस भी आपकी कम्प्लीटली यूनिक होनी चाहिए। फिर आर योर इमेजेस हाई क्वालिटी, इमेजेस हाई क्वालिटी की होंगी तभी यूज़र को जो सा है वो अच्छी तरह विजुअल होगी कि क्या उसके अंदर है। अगर आप लो क्वालिटी की दे देंगे जो पिक्सेलेट हो रही होगी तो यूज़र को वो भी जो सा है वो डिस्टर्ब करेगी। फिर आर यू यूजिंग द राइट इमेज फॉर्मेट, इमेज के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कि JPEG, GIF, PNG,
तो आपने कोशिश करनी है कि आप JPEG यूज़ करें, क्योंकि उसका साइज़ कम से कम होता है। जब साइज़ ज़्यादा होगा तो फिर पेज स्पीड पे बहुत इफ़ेक्ट होगा, पेज आपका लोड होगा, जो 3 सेकंड में पेज आपका लोड होना था वो 6 सेकंड में होगा, फिर यूज़र इतना वेट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पेज स्पीड का बहुत ख्याल रखना है। और इमेजेस उसमें सबसे ज़्यादा जो सा है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं जब आप गलत इमेजेस लगा देते हैं, ज़्यादा साइज़ की इमेजेस लगा देते हैं। आर योर इमेजेस साइज अप्रोप्रिएटली? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्पेस है अपने आर्टिकल के अंदर जहाँ पे इमेज आनी चाहिए 700 px विड्थ की, और आप लगा देते हैं 2000 px विड्थ की। तो इससे क्या होगा, इमेज तो कंप्रेस हो जाएगी लेकिन उससे आपका साइज़ बच सकता था। आपने एक 700 px विड्थ वाली जगह पे 2000 px विड्थ वाली इमेज कंप्रेस करके लगा दी है, छोटी करके लगा दी है, तो उससे क्या होगा कि आपका साइज़ बच सकता था लेकिन आपने नहीं बचाया। फिर आर योर इमेजेस कंप्रेस्ड? आपकी इमेजेस जो है वो कंप्रेस होनी चाहिए। कंप्रेस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि 1 MB की इमेज को 500 KB तक भी पहुंचा देते हैं, और 500 KB की इमेज को 300 KB या 200 KB तक भी पहुंचा देते हैं। एक वेबसाइट में आपको रेकमेंड करूंगा, TinyJPG। वहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड करें और वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस कर देगा। फिर डू योर इमेजेस हैव डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम? आप जब वह इमेज अपनी अपलोड करते हैं तो उससे पहले आपने अपनी इमेज का फ़ाइल नेम रखना है, और कोशिश करें कि आप अपनी फ़ाइल नेम में भी वो जो इमेज होगी, जो जिस बारे में होगी, आपने उसका फ़ाइल नेम रखना है। उससे क्या होगा कि फ़र्ज़ करें आपने एक इमेज लगाई है व्हाट इज़ SEO के बारे में, या फिर SEO के बारे में इमेज लगाई है। अब आप उसका नाम रख देते हैं कोई भी रैंडमली अनटाइटल रख देते हैं, तो जब गूगल की इमेजेस के अंदर शो होगा तो फिर वो अनटाइटल के नाम से होगा। लेकिन जब कोई यूज़र SEO के बारे में सर्च करेगा और वो फिर गूगल आपकी इमेजेस भी रैंक करेंगी उसके अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि फ़ाइल नेम आपने उसका जो इमेज की डिस्क्रिप्शन है, जो इमेज के अंदर कंटेंट है, उसी के बारे में आपने जो सा है वो लिखनी है। फिर आता है डू ऑल योर इमेजेस हैव डिस्क्रिप्टिव एंड एक्यूरेट ALT टैग डिस्क्रिप्शंस? ऑल टैग्स होते हैं जब आपकी इमेज लोड नहीं हो रही होती तो उसके इंस्टेड क्या करता है गूगल, ऑल टैग्स को शो कर देता है। ऑल टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है कि आपकी इमेज के अंदर क्या है, तो आप इमेज के ऑल टैग्स के अंदर वही लिखेंगे जो इमेज की एक्सप्लेनेशन है, जो इमेज के अंदर यूज़र ने देखना था। ऑल टैग्स के अंदर अगर आप अपना कीवर्ड इंसर्ट कर देंगे तो वो भी एक रैंकिंग सिग्नल है। अब आ जाती है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। वीडियो एक सिग्नल देती हैं गूगल को कि इसके रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड इसके अंदर वीडियो कंटेंट भी है। यानी अगर यूज़र को, अगर वो इस कंटेंट को रैंक करेगी, इस पेज को रैंक करेगी, तो यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो सा है वो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गूगल आपकी वेबसाइट को, आपकी कंटेंट को रैंक करेगा अगर आप वीडियो भी अपलोड करते हैं। एक अच्छा सिग्नल जाता है। फिर आता है आर योर वीडियोस रेलेवेंट टू द पेज और प्राइमरी कीवर्ड? आपकी जो वीडियो होनी चाहिए वो आपके प्राइमरी कीवर्ड, आपका जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट होनी चाहिए। ये रेलेवेंट लगा देंगे वो फिर नेगेटिव सिग्नल जाएगा, यूज़र भी जो सा है वो डिस्टर्ब होगा। फिर आपने देखना है कि आप जो वीडियो लगा रहे हैं, जो वीडियोस बना के लगा रहे हैं, वो क्या यूनिक हैं आपके ब्रांड के लिहाज से। क्योंकि जब आप ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो फिर आपने किसी चीज़ की कॉपी नहीं करनी, आपने टोटली अपनी यूनिक वीडियोस बनानी है। अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे तो फिर तो आप किसी की भी वीडियो लगा सकते हैं। फिर आर योर वीडियोस हाई क्वालिटी एंड वैल्यूएबल? आपकी वीडियो क्या बहुत अच्छी क्वालिटी में बनी है और क्या वो यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, यूज़र को सेटिस्फाई कर रही है, यूज़र की नीड्स को पूरा कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज़ का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। अब लिंक्स की बात करें तो लिंक्स जो आपकी कंटेंट के अंदर आपने लिंक्स यूज़ करने होते हैं वो किस तरह से यूज़ करने हैं, उसके लिए भी एक जो सा गाइड है। डज योर पेज हैव इंटरनल लिंक्स? इंटरनल लिंक्स ये होते हैं कि आपकी एक पेज में, आपके कंटेंट में से एक लिंक लगा हो जो आपके किसी और पेज के ऊपर जा रहा हो, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक। यानी ऐसा लिंक जो आपकी अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज को लिंक कर रहा हो उसे हम इंटरनल लिंक कहेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इंटरनल लिंक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब गूगल आपके पेज को रीड करेगा तो वो फिर आपके दूसरे पेजेस को पे भी जाएगा, इससे फिर आपके दूसरे पेजेस भी रैंक करेंगे।
आर योर इंटरनल लिंक्स ऑप्टिमाइज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लिंक प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि आपका जो सा पहला लिंक होना चाहिए वो आपका इंटरनल लिंक होना चाहिए। पहला लिंक आपका एक्सटर्नल बैकलिंक नहीं होना चाहिए जो आपने किसी और वेबसाइट को दिया हुआ है, क्योंकि जो पहला लिंक होता है वही गूगल जो सा है सबसे पहले रीड करता है। तो पहला लिंक ही अगर आप किसी और वेबसाइट को दे रहे होंगे तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, वो फिर फ़ायदा जो सा है वो एक्सटर्नल लिंक को हो रहा होगा। आर योर इंटरनल लिंक्स यूजिंग डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपके जो एंकर टेक्स्ट होता है ऐसा टेक्स्ट जिसके पीछे बैकलिंक लगा होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। आपके जो इंटरनल लिंक्स हैं वो आपके कीवर्ड होने चाहिए जिस कीवर्ड से आपने उस पेज को रैंक करना है। फ़र्ज़ करें आप एक पेज को रैंक करना चाहते हैं ऑफ पेज एसईओ के अगेंस्ट। ऑफ पेज एसईओ के अगेंस्ट आपने एक पूरा जो सा है वो आर्टिकल बनाया और आप चाहते हैं कि ऑफ पेज एसईओ के अगेंस्ट ये रैंक करे। आपने जो इंटरनल लिंक देना है उसका एंकर टेक्स्ट आपने ऑफ पेज एसईओ लिखना है। फिर आ जाता है आर योर इंटरनल लिंक्स यूज़फुल। आपके इंटरनल लिंक्स जो सा है वो यूज़फुल होने चाहिए। यूज़र ये ना कहे कि मुझे आपने किसी इररेलेवेंट जो सा है लिंक के ऊपर कंटेंट के ऊपर भेज दिया है, उससे यूज़र डिस्टर्ब होगा। फिर डज योर पेज हैव एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गूगल एक फैक्टर ये भी कहता है कि आपको एक्सटर्नल लिंक हर पेज के अंदर एक ना एक ज़रूर डालना चाहिए। फिर आपने कोशिश करनी है कि एक्सटर्नल लिंक आप ऐसे लगाएं जो कि ऑथेंटिक हों। कोई ऐसा एक्सटर्नल लिंक जो सा है आपने नहीं लगाना जो कि फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करे। फिर और ऑल अफिलिएट स्पॉन्सर्ड और पेड लिंक यूजिंग अ नो फॉलो टैग। नो फॉलो टैग का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी को लिंक दे रहे हैं तो आप उसको अपनी जो सा है वो अथॉरिटी नहीं दे रहे। तो नो फॉलो लिंक आपने कोशिश करनी है जितने भी स्पॉन्सर्ड लिंक्स हों, पेड लिंक्स हो या अफिलिएट लिंक्स हो, आपने उनको नो फॉलो टैग लगाना है। फिर बात आती है आपके जितने भी एक्सटर्नल लिंक है आपने उसको एक न्यू टैब के ऊपर ओपन करना है। न्यू टैब के ऊपर ओपन करने का फ़ायदा ये होगा कि वो नया टैब ओपन हो जाएगा जो आपका जिस टैब के ऊपर आपकी वेबसाइट ओपन हुई होगी वो टैब बंद नहीं होगा। उससे फिर आपकी जो आपका बाउंस रेट होता है वो कम हो जाएगा, यूज़र का स्टे टाइम इंक्रीज़ होगा। वो फिर एक अच्छा रैंकिंग फैक्टर जाता है गूगल का के ऊपर कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग ज़्यादा स्टे कर रहे हैं। यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको कैसे एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए आप सबसे पहले देखना होता है कि यूज़र का अच्छा एक्सपीरियंस हो। अच्छा एक्सपीरियंस किस तरह से होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है डज योर पे लोड इन लेस देन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड से लेस टाइम में जो सा आपका पे लोड होना चाहिए। ज़्यादा टाइम में लोड होगा तो यूज़र डिस्टर्ब होगा, वो किसी और पर चला जाएगा, पैनिक हो गए। फिर इज़ योर पेज रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फ्रेंडली। आपका पेज रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आपका पेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाए या फिर टैबलेट के ऊपर डिस्टर्ब हो जाए। हर डिवाइस के ऊपर पेज आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। फिर डज योर वेबसाइट हैव अ एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। एसएसएल सर्टिफिकेट बेसिकली आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। ऐसे जो भी हैं जैसी जो भी वेबसाइट्स हैं जो इनके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा होता वो अनसिक्योर होती हैं, उनके ऊपर नॉट सिक्योर आ रहा होता है। और गूगल जो सा है एसएसएल सर्टिफिकेट जिनको सिक्योर वेबसाइट होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता है। फिर इज़ योर फॉन्ट टाइप लीजिबल एंड ईजी टू रीड ऑन ऑल डिवाइसेस। फिर आपने जो फ़ॉन्ट का जो टाइप सेलेक्ट किया है, जो उसका स्टाइल सेलेक्ट किया है, क्या वो रीडेबल है। बेसिकली होता ये है कि कई वेबसाइट्स अपनी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट यूज़ करती हैं, ऐसा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करती हैं जो कि हैंड राइटिंग में होता है या फिर कैलीग्राफी में होता है। और कैलीग्राफी में थोड़ा सा रीड करना हर रीडर के लिए ईजी नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें जो कि ईजिली रीडेबल हो। फिर डज योर पेज हैव एग्रेसिव एड प्लेसमेंट। आपका जो ऐड का प्लेसमेंट है, बहुत सी वेबसाइट होती हैं जो गूगल का एडसेंस चला रही होती हैं, एडसेंस से सर्वाइव कर रही होती हैं। अब होता यह है कि लोग जो है ज़्यादा क्लिक्स लेने के लिए कोशिश करते हैं कि अपनी वेबसाइट पूरी ऐड से भर दें। फिर इसमें क्या होता है कि यूज़र एड्स देख देख के जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट को अल्टीमेटली बंद कर देता है। अब आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा आपने एग्रेसिवली एड्स को इस्तेमाल नहीं करना अपनी वेबसाइट के ऊपर। फिर आता है लोकल के लिहाज से। अगर आप लोकल के लिहाज से लोकल एसईओ कर रहे हैं तो आपने कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गूगल देखता होता है कि अगर तो आपका एड्रेस आपका मेंशन है आपकी वेबसाइट के ऊपर तो ये एक अच्छा सिग्नल जाता है कि आप एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप एक ऑथेंटिक कंपनी है। तो आपने कोशिश करनी है अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हैं, लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना एड्रेस ज़रूर मेंशन करें। फिर आता है YMYL और एंड EAT। ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज़ होती हैं, आप कह लें।
जब आप हेल्थ, फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस के बारे में बात करते हैं जिनसे किसी यूज़र को अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो यूज़र जो है वो हर्ट होता है, जिसमें इंसान हर्ट होता है, तो इस पे गूगल की बहुत सख्त पॉलिसीज़ हैं। जैसे कि योर मनी योर लाइफ, ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें आप मनी जो सा इंसान का यूज़ हो रहा हो या फिर उसकी लाइफ के बारे में हो, जैसे कि मेडिकल वगैरह हो जाए, मेडिकल के बारे में अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो फिर यूज़र जो है वो हर्ट होता है। रॉन्ग कंटेंट आप करेंगे तो गूगल आपको बैन कर देगा। डज योर पेज लिस्ट एंड लिंक टू ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जहाँ से भी सोर्स ले रहे हैं, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपने कोशिश करना है उसका सोर्स देना है अपनी वेबसाइट पे, या फिर लिंक दे देना है, या फिर आपने बता देना कि मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है। ये एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है डज योर ब्लॉग कंटेंट हैव अ विजिबल ऑथर, यानी कि जो आपका ऑथर होता है, जो इसने कंटेंट लिखा होता है, उसका भी मेंशन होना चाहिए। ये एक ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करने में मदद देता है, गूगल के लिए भी और यूज़र के लिए भी। फिर EAT जो सी ये गूगल का एक रैंकिंग फैक्टर है, इसमें इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइटर होता है, जो आपका ऑथर होता है, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में, ऑथेंटिक होना चाहिए, एक वो अपनी अथॉरिटी रखता हो उस फील्ड के अंदर, और उसके अंदर ट्रस्ट फैक्टर भी आता है, ट्रस्ट वर्दीनेस होती है। तो आपका जो ऑथर है वो EAT जो पॉलिसी है उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। गोल कम्प्लीशन बेसिकली ये होता है कि कई मरतबा होता है कि हमारा गोल होता है कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है वो फिल करवाने होते हैं। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है अगर विजिबल ही नहीं होगा, वो कहीं छुपा के डीप इनसाइड वेबसाइट होगा, तो यूज़र उस तक कैसे पहुंचेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वो प्लीजिंग हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, यूज़र को पता हो कि मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो वो ईजीली एक्सेसिबल हो। फिर इज़ योर पेज शेयरेबल, शेयर के आइकन्स आपने शेयर के जो से बटन्स लगाने हैं ताकि यूज़र आपके पेज को शेयर कर सके। फिर आता है डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस, आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी क्लासिकल नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मॉडर्निज्म आ रहा है, जैसे जैसे डिज़ाइन में अपडेट आ रही है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आपने अपना डिज़ाइन भी अपडेट करना है। अगर आपका डिज़ाइन बहुत पुराना होगा, ट्रेंड के लिहाज से नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप पीछे रह जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा बाकायदा किस तरह से आपने गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करना है और गूगल वेब मास्टर को सेटअप करना है और अपनी वेबसाइट की स्टैट्स किस तरह से चेक करनी है। फिर इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस पे आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट को अपडेट करना है, वेबसाइट को बनाना है, किस तरह मेंटेन करना है। अगर तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आगे बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ आप तक पहुँचाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।